कि फर्क क्या पड़ेगा बेटा कि एक समय के बाद में कृषि खत्म होती चली जाएगी। जिस तरीके से हम लगातार बिना सोचे समझे दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए हमें किसे पता दवाइयाँ, क्योंकि हम हमारी फैमिली यूज करती थी तो हम भी दवाइयाँ यूज करने लग गए, लेकिन हमें पता ही नहीं कि दवाइयों से फर्क क्या पड़ रहा है। अगर हम बिना सोचे समझे दवाइयों का उपयोग करेंगे, बिना सोचे समझे, तो एक समय ऐसा आएगा बेटा कि कृषि क्षेत्र खत्म होने लग जाएगा। और आज भी हो ही रहा है बेटा, आपको भी पता है। आप कृषि क्षेत्र एक तरह से खत्म होता ही जा रहा है, किसानों के लिए समस्या दिन पर दिन पैदा होती जा रही है। तो इसलिए बेटा ये जो रासायनिक खेती होती है ना, ये रासायनिक खेती सबसे खतरनाक होती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसके लिए दूसरा ऑप्शन आता है कार्बनिक खेती। आप जो करते हो ना, सभी करते हैं, आपके मतलब सभी जो करते हो वो करते हैं कृषि रासायनिक खेती। इसमें हम क्या करते हैं, रसायन डालते हैं। दूसरा होता है कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि के अंदर क्या होता है, हम रसायनों का उपयोग नहीं करते हैं, हम किसी कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। समझ में आया बेटा, हम कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप जो यूरिया डालते हो, यूरिया की जगह आपके जो जलाने वाले पदार्थ है उनका उपयोग करो, उसको खाद बना के उपयोग करो, उसको कार्बनिक कृषि कहते हैं। मतलब आप सीधा कार्बन का उपयोग करोगे। सर खरपतवार को जलाएंगे नहीं तो उसके बीज फैल जाएंगे, फिर वो ज्यादा और हो जाएगा। मैं मानता हूँ खरपतवार, खरपतवार जो होता है उसको जलाना पड़ता है क्योंकि बीज फैलेंगे। देखिए उसके लिए क्या है, इसके लिए क्या होता है बेटा, खरपतवार को यूज करने के लिए इसकी एग्रीकल्चर के लिए ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे किसानों को सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से खरपतवार को यूज कर सकते हो। मैं आपका क्वेश्चन गलत नहीं कह रहा, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर खरपतवार जलाओगे नहीं तो उसके बीज फैल जाएंगे और वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को वैसे भी वो कम कर देंगे, क्योंकि वो उगने लग जाएंगे तो वो उतना पोषण पौधों को मिलेगा नहीं। वो आप, लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। मुझे थोड़ा बहुत कार्बनिक का, मुझे कृषि क्षेत्र का इतना अनुभव तो नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या होता है, फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें उनको बताते हैं कि कैसे आप कम खर्चे के अंदर, क्या अपने कम खर्चे के अंदर कैसे आप पेस्टिसाइड के उपयोग को कम कर सकते हो, मतलब दवाइयों के खर्चे को कम कर सकते हो और अपनी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसके लिए एक ट्रेनिंग होती है, उसमें सिखाते हैं बेटा कि कैसे आप खरपतवार को आसानी से खत्म कर सकते हो। ठीक है, और लाइक खरपतवार को कैसे आसानी से खत्म कर सकते हो, कैसे कार्बनिक कृषि को कर सकते हो। जैसे अगर आप देखोगे, कार्बनिक कृषि से बनने वाले जो उत्पाद होते हैं ना बहुत महंगे होते हैं। जैसे अगर आप कई बार आपने अगर शहर वगैरह में जाओगे तो शहरों में अलग से कई बार एक मंडी लगती है जहां पे सिर्फ ऑर्गेनिक, आपने देखा है कई बार ऑर्गेनिक सिर्फ फूड लिखा रहता है कभी, और यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक फूड मिलते हैं, कभी देखा है आपने, कभी सुना है ऐसा नाम? शहरों में, कस्बों में तो कम होता है, शहरों में ज्यादा होता है। यहाँ पर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फूड मिलता है, देखा कभी आपने? नो सर। नहीं सर। हाँ, ये बेटा शहरों में ज्यादा होता है, शहरों के लोग ज्यादा यूज करते हैं। जो आपका ऑर्गेनिक फूड होता है, मतलब कहने का मतलब है जो कि आपका कार्बनिक कृषि होती है, उसमें किसी भी तरीके के कोई रसायन का उपयोग नहीं किया जाता। किसी भी तरीके के कोई रसायन का उपयोग नहीं किया जाता, सीधा सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि बेटा कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करने से कि जो बनने वाला जो उत्पाद होता है प्योर होता है, क्योंकि इसमें कोई दवाइयां नहीं होती। और उससे क्या होता है, दवाइयां नहीं होती लेकिन वो महंगा होता है, बहुत महंगा होता है बेटा वो, क्योंकि क्या होता है कि इसमें आप उपयोग नहीं कर रहे हो तो उसको उसकी क्या होता है, क्वांटिटी कम होती है, इसलिए वो महंगा बेचना पड़ता है। ठीक है, आपको शहरों वगैरह में मिल जाएंगे, शहर वगैरह में बिकते हैं। इंडिया टाउन वगैरह में तो ऐसी चीजें आती कम है क्योंकि लोग लेते नहीं है। शहर में क्या होता है कि लोग पैसा होता है तो खर्च करते हैं इन चीजों के अंदर। तो कार्बनिक कृषि बेटा एक अच्छा उपाय है। अगर आप चाहो तो, जैसे आप पढ़े लिखे हो, 12th पास हो जाओगे, तो अगर आप चाहो तो एग्रीकल्चर में कुछ चीजों को सीख कर आप अपने क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हो सकता है कि हर किसी को डॉक्टर नहीं बनना होता। अगर आप चाहो तो कार्बनिक कृषि के क्षेत्र में कार्य कर सकते हो। आपके पास जमीन है, आपके पास सब कुछ है, थोड़ी सी कोशिश करके देख सकते हो कि कार्बनिक कृषि से आपको कितना फायदा मिलता है। ठीक है, इसके लिए आप अगर छोटा मोटा कोर्स ज्वाइन करो, एग्रीकल्चर का ज्वाइन करो, उसमें आपको सिखाएंगे कि कार्बनिक कृषि कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग भी होती है फार्मर्स की, आप चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, इसमें कोई दवाइयों का उपयोग नहीं किया जाता। तीसरा होता है अनुवांशिक कृषि। ये अनुवांशिक कृषि में क्या होता है कि हम मतलब जैसे कि अगर आप कई बार देखोगे, ऐसे 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 एग्रीकल्चर भी होते हैं जिसके अंदर, जैसे कि अगर मान के चलो कि ऐसा है कि एक ही पेड़ के ऊपर 4 सब्जियां लग रही है। जैसे एक ही पेड़ के ऊपर टमाटर भी आ रहे हैं, एक ही पेड़ के ऊपर आलू भी बग रहे हैं, एक ही पेड़ के ऊपर बैंगन भी उग रहे हैं, एक ही पेड़ के ऊपर मिर्च भी उग रही है, तो कैसा लगेगा? पर वो हाइब्रिड वाले होते हैं, वो बनाते हैं वहाँ पे लैब। हाँ बेटा, लेकिन हाइब्रिड वाले ध्यान रखना। अब ये हाइब्रिड का बात सुनिए, हाइब्रिड क्या होता है?
आपने देखा बेटा हाइब्रिड कभी देखा है आपने कहीं पे? देखा है सर अलवर में, सनराइज लाइक वो उसमें यूनिवर्सिटी में। सनराइज यूनिवर्सिटी में। आपको पता है सनराइज यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं? आप गए हो कभी सनराइज यूनिवर्सिटी में? गए थे सर एक बार। कैसी यूनिवर्सिटी लगी आपको? सर सही है, बढ़िया है। बढ़िया है। वो बेटा फ्रॉड यूनिवर्सिटी है। फ्रॉड पता है आपको? पता है सर। फ्रॉड यूनिवर्सिटी है। उसके यूनिवर्सिटी के चक्कर में मत पढ़ना, कहीं एडमिशन लेने के चक्कर में पड़ जाओ। मैं आपको, अगर आपका मन हो कहीं एडमिशन में, वो फ्रॉड यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट ने इसको बंद करने के इंडिकेशन दे दिए हैं। फ्रॉड क्यों है? क्योंकि उस यूनिवर्सिटी का कोई एफिलिएशन नहीं है। ठीक है। डिग्री लेने के बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा, कब बीच में बंद हो जाए, कब बच्चों को भगा दें, कुछ नहीं पता। वो फ्रॉड है। अब सुनिएगा हाइब्रिड की बात। आप जब सनराइज में गए थे तो आपने क्या देखा था हाइब्रिड में, कुछ याद है आपको? सर टमाटर के पेड़ पे बताओ लग रहे थे, बने ही थे सर। अच्छा, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है। टमाटर के पेड़ पे आपने बहुत सारी चीजें देखी, वही बेटा हाइब्रिड फूड होता है। हाइब्रिड में क्या होता है कि एक पेड़ का मतलब, जैसे जो हाइब्रिड देखा ना बेटा, वो अनुवांशिक फसल कहलाती है। आपने जो सनराइज यूनिवर्सिटी में देखी ना, अनुवांशिक फसल कहलाती है। आप किसी के थ्रू गए थे या खुद ही गए थे? नहीं सर, मेरे भाई ने एग्रीकल्चर ले रखी तो वो गए थे, उनके साथ गया था। सनराइज में पढ़ते हैं? नहीं, उसमें पढ़ते नहीं है सर, स्कूल वाले ले गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं ले जाऊंगा, चिंता मत करो। मेरी नॉन में है काफी सारे एग्रीकल्चर फील्ड। अगर थोड़ी कंडीशन सही होती है तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक पेड़ के ऊपर आलू टमाटर सब उग रहे हैं। मेरे नॉन में है काफी सारे एग्रीकल्चर फील्ड जहाँ पे हाइब्रिड खेती की जाती है। लेकिन दिक्कत क्या है बेटा, अब हाइब्रिड खेती की दिक्कत क्या होती है बेटा? हाइब्रिड खेती को हम हर जगह नहीं कर सकते। हाइब्रिड खेती को हम हर जगह नहीं कर सकते। हाइब्रिड खेती करने के लिए एक विशिष्ट तापमान की जरूरत पड़ती है, एक विशिष्ट आर्द्रता वाले इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए क्या है, उसको आप कर नहीं सकते आसानी से। हाँ, जैसे आपको मैं बताऊंगा 2-3 जगह हैं जहाँ पर हाइब्रिड खेती की जाती है। इससे लेकिन दिक्कत क्या है बेटा, हर एग्रीकल्चर हर फार्मर नहीं कर सकता, क्योंकि फिर क्या है कि आपको कृत्रिम तरीके से पूरा पर्यावरण बनाना पड़ता है। मतलब तापमान को सही सेट करना पड़ेगा, आपको एसी लगाना पड़ेगा उसके अंदर, बहुत कुछ उसमें करना पड़ता है। मतलब वो बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। और फिर क्या होता है, मार्केट में बिके ना बिके कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो लोग खरीदते हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि हाइब्रिड है कि क्या है। उनको तो सस्ती सब्जी चाहिए। अब जब सस्ता मटेरियल चाहिए तो आपकी महंगी कॉस्ट पड़ जाएगी, उनको सस्ता चाहिए तो आपको नुकसान होता है। तो हाइब्रिड का उपयोग कम ही किया जाता है। मतलब बहुत जो बड़े एरियाज होते हैं, जो मेट्रो एरियाज होते हैं, मेट्रो सिटीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है बेटा, वहीं पर इनको उपयोग करते हैं जो लोग खरीद सकते हैं। जैसे आप कभी मुंबई में जाएंगे तो मुंबई में एक वेजिटेबल मॉल है। एक वेजिटेबल का एक मॉल है जहाँ पे सिर्फ वेजिटेबल्स मिलती हैं। वहां पर बेटा ऐसे ऐसे वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि शिमला मिर्च। एक शिमला मिर्च 250 रुपए की। ठीक है। एक आलू 150 रुपए का। ठीक है। एक आम 600 रुपए का। मतलब इतने महंगे महंगी चीजें मिलती हैं। मतलब तरह तरह के कलर लगे हुए होते हैं सब। कार्बनिक कलर होते हैं, अलग तरह के कलर होते हैं। और बिल्कुल पॉलिथीन में बंद, बिल्कुल पॉलिथीन में बंद करके। एक जैसे एक टमाटर खरीदेंगे, एक टमाटर की कोई 250 रुपए। सोचिए, अब 250 रुपए का कोई खरीदेगा टमाटर? एक टमाटर खरीदेगा कोई 250 रुपए का? जो 20 रुपए किलो में लोग मार्केट से खरीद लेते हैं, क्या 250 रुपए का कोई एक टमाटर खरीदेगा? वो खरीदते हैं सिर्फ बड़े सिटीज में जिनके पास पैसा होता है। ठीक है, वो खरीद सकते हैं। लेकिन हर इंसान के लिए खरीदना, और जैसे कि अब छोटे एरिया में बेटा कौन खरीदेगा? 250 रुपए का आपने सामने रख दिया ना, लोग देखेंगे तक भी नहीं इसको। इसलिए क्या होता है, अनुवांशिक कृषि हमारे लिए फायदेमंद कम होती है। जो मतलब बड़े फार्मर्स होते हैं ना, जो मतलब जिन्होंने फार्मिंग को कॉमर्शियल पे ला चुके हैं, जो जिनको फार्मिंग को जो कॉमर्शियल पे लेके आ गए, वो उनके लिए वो फायदेमंद होता है, जो उनको बड़े मार्केट में बेचते हैं, वो खरीदते भी हैं लोग। आप छोटे मोटे लोग बेटा, जो मध्यम क्लास के लोग हैं, जो मिडिल फैमिलीज होती है, वो कभी नहीं खरीद पाती। ओके, समझ में आया बेटा आपको ये? यस सर। ओके, तो देखिए मैं आपको समझाना इतना ही चाहता था कि चीजों को थोड़ा बहुत हम अंदर से समझेंगे ना, तो वो चीजें आपको अच्छी लगेंगी समझना। ठीक है, चलिए आगे लाइन लिखिएगा बेटा। ओके, हरित को एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। हरित क्रांति के द्वारा, हरित क्रांति के द्वारा खाद्य आपूर्ति में खाद्य आपूर्ति में
तिगनी वृद्धि में सफलता के बावजूद भी, तिगनी वृद्धि में सफलता के बावजूद भी प्रत्येक व्यक्ति तक अन्न को पहुंचाना अन्न तक पहुंचाना संभव नहीं था। लिख लिया? सर वृद्धि के बावजूद भी मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक मनुष्य तक अन्न को पहुंचाना संभव नहीं था। कर लिया सर। इसका मुख्य कारण, बढ़ती हुई आबादी है। जिसका मुख्य कारण बढ़ती हुई आबादी है। अगला लिखना बेटा, उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से उन्नत किस्मों की फसलों के उपयोग के कारण है। उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से उन्नत किस्मों की फसलों के उपयोग के कारण है। जबकि इस वृद्धि में मुख्यतः प्रबंधकीय व्यवस्था, जबकि इस वृद्धि में मुख्यतः उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था, और कृषि रसायनों का उपयोग कृषि रासायनिकों का, एक लिखना ऐसा लिखना, कृषि रसायनों का उचित मात्रा में उपयोग, उचित मात्रा में उपयोग लिख लिया? उचित मात्रा में उपयोग खाद्य पदार्थों की वृद्धि के मुख्य कारण है। खाद्य पदार्थों की वृद्धि के मुख्य कारण है। सर खाद्य पदार्थों के वृद्धि के मुख्य कारण है। अच्छा लिख लिया बेटा आपने यहां तक? यस सर। अच्छा चलिए सुनेगा, देखिए हरित क्रांति के बारे में सुना है आपने कभी? हरित क्रांति छोटी सुना क्लास है में? सर। ओके सुना है सर। ओके, हरित क्रांति को बेटा क्या है? हरित क्रांति का मतलब है, हरित मतलब हरा, क्रांति मतलब उसमें क्रांति लाना, वृद्धि करना। मतलब पेड़, जैसे कि फसलों में क्रांति लाई गई थी, जो फसलों में क्रांति लाई गई थी, इसका मुख्य कारण क्या है कि जो जैसे कि मतलब कृषि के जो क्षेत्र है उनको बढ़ावा मिला था। जो जैसे कि पहले क्या होता था, लोग जो कृषि के क्षेत्र होते थे उनके ऊपर, जो कृषि के क्षेत्र होते हैं उनके ऊपर क्या करते थे, लोग बिल्डिंग बना लेते थे। उसकी वजह से क्या, कृषि क्षेत्र में कमी होने लगी थी। फिर क्या, कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा मिला, ठीक है, लोगों को रोजगार दिया गया, और लोगों के रोजगार के अलावा लोगों को मतलब खाद वगैरह के जो सामान है उनको फ्री में दिए गए, जैसे कि जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं,
जो कि मतलब रसायन है, पीड़ितनाशक है, खाद है, उनको फ्री में दिए गए। लोगों को तरीका बताया गया कृषि का, और उस कृषि के अंदर मतलब हरित क्रांति का एक उदाहरण बना। हरित क्रांति का मतलब है कि कैसे भी करके एग्रीकल्चर में वृद्धि की जाए, जिससे कि व्यक्ति तक हम खाना पहुंचा पाए, हर व्यक्ति तक खाना पहुंचा पाए। हरित क्रांति से बेटा खाद्य आपूर्ति में वृद्धि तो हुई, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति तक खाना नहीं पहुंच पा रहा था। क्यों? जनसंख्या इतनी है, हर व्यक्ति तक खाना पहुंच जाए बेटा, आज भी नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे बेटा, आज भी हमारे देश में इतना अन्न होने के बावजूद भी 20% लोग बिना खाए सोते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे हमारे देश में इतना खाना आज अवेलेबल है, खाने की कोई, हम कहते हैं खाने की कोई कमी नहीं है, फिर भी 20% लोग बिना खाए आज हर रात को सोते हैं, बिना खाए। 20% बेटा बहुत ज्यादा होता है। सोचिए क्यों नहीं मिल पाता खाना, क्योंकि शायद वो उन तक खाना पहुंचता ही नहीं है। फिर भी बहुत सारे लोग काम करते हैं ताकि कैसे ना कैसे उन लोगों तक फ्री में खाना पहुंचाएं। चलिए बेटा, अब हम थोड़ा सी बारे में कल पढ़ेंगे, मतलब परसों पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम पूरा होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम परसों पढ़ेंगे। याद रखना ट्यूसडे को आपको आपका काम सबमिट करना है। ठीक है, ठीक है बेटा। ओके सर। चलिए बेटा, अभी तो ओके टाइम, सर। ओके, अभी तो बेटा टाइम पूरा हो गया है। अभी क्या कहते हैं, अभी आप जा सकते हो। ठीक है।